जूनागढ़ में जोरदार बारिश के बाद एक पुल गिर गया। जिस वक्त पुल गिरा उस वक्त पुल पर से गाड़ियां गुजर रही थी और वो गाड़ियां भी पुल के साथ नदी में समा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ियों में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। बताया गया कि भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ की वजह से पुल गिरा था। पुल गिरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, ये दुखद हादसा है, बारिश के कारण ये पुल गिर गया। जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, जो लोग इस हादसे में घायल हुए थे उनको पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। हालांकि रात की बात यह है कि इसमें किसी की हताहत नहीं हुई। जो लोग जख्मी हुए उनका उपचार वहां पर चल रहा है और सभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल ये जूनागढ़ जिले में लगता है और मालणका बांध में ओवरफ्लो होने के बाद ये मालणका गांव है, उसके पास ही ये ब्रिज था। कई समय से ब्रिज जर्जरित होने की बात कही जा रही थी। प्रशासन को इत्तला भी किया गया था इस मामले में कि ब्रिज पुराना हो चुका है, बावजूद शायद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और कल जब जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश ज्यादा थी और मालणका बांध ओवरफ्लो होने से पानी जब छोड़ा गया तो उस पानी का तेज बहाव इतना था कि उसका जो बेस था पुल का वो हिल गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे गाड़ियां उस समय गुजर रही थी और गाड़ियों के साथ ये ब्रिज नीचे गिरा। इसमें 4 गाड़ियां वहां पर नीचे दबी हुई थी जिसमें लोग सवार भी थे और लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया। एक एक करके तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि लोगों को एक एक करके वहां बाहर निकाला गया और पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं या किसी की मौत नहीं हुई इसमें। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, समय पर रहते उसको अगर मरम्मत की जाती तो शायद ये हादसा। बिल्कुल जनक, जो बात आप बता रहे हैं काफी अहम हो जाती है कि पुल जर्जर हालत में था, उसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर लापरवाही की बात सामने आती है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस मामले में अब जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन इस मामले में जरूर जांच करवाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बनता है, लंबे समय से ये जो स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक लंबे समय से पुल जर्जरित होने की बात कही जा रही थी और इसी के चलते प्रशासन को भी इत्तला किया गया था। लेकिन कोई काम नहीं हो पाया, लापरवाही बरती गई और लापरवाहों जो अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये ब्रिज गिरने के बाद अब जो मालणका, सूरजगढ़ और वाणियार जैसे गाँव हैं, कई गाँव है जिसका एक ही सड़क का रास्ता था जहां से संपर्क हो पाता था, लेकिन अब ब्रिज गिरने से उन गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। जी जनक, शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुल दरअसल नदी में समा गया और कई गाड़ियां भी उस वक्त गुजर रही थी पुल के ऊपर से। जो 4 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो कि नदी में समा गई, इसमें कई लोग भी मौजूद थे जिनको बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी जनक जानकारी दे रहे थे कि पुल काफी समय से जर्जर हालत में था, इस ओर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और अगर समय रहते इस पुल की मरम्मत करवाई गई होती तो ये हादसा नहीं होता। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी की जान नहीं गई है और जो लोग घायल हुए थे उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि नदी में पानी काफी ज्यादा था और बाढ़ आने के कारण ये पुल नदी में समा गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सूरज नाम के एक 12वीं के नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक सूरज पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से अपने उधार दिए गए पैसे वापस मांगने गया था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले शिवचरण ने अपने बेटे और 4 दूसरे लोगों के साथ सूरज पर लोहे की रॉड और सिलेंडर से हमला बोला, जिसमें सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरज के पिता का आरोप है कि जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए गए उन्हें भी पीटा गया। बाद में सूरज को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शिवचरण और उसके बेटे को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 1,37,000 रुपया हमारा इसके बाद निकल रहा था, जिसमें से इसने 1,25,000 देने की हामी भरी थी, साइन भी किया हुआ है कागज पर। 25 तारीख को पिछले महीने में कहा था, नहीं दिया, बच्चे मांगने गए तो उसने बोला कि बेईमानी भी कराया, बोला पापा आएंगे तो हम आपसे हिसाब करेंगे। उसने भी पता नहीं कैसे प्लानिंग था इसका कि अपने बच्चों को बड़ी तैनात कर रखा था लाठी डंडा राड से। वो लोग आके एक हमला बोल। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, काफी चौंकाने वाला ये मामला है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी और उसके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बाकी लोग फरार चल रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कर रही है? हुई है जो, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि 4 लोग और हैं जो आरोपी हैं और उन सभी ने मिलकर जो सूरज था मृतक उसको पहले जमकर पीटा था, उसके बाद उसको अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए थे। क्योंकि जिस तरह से घटना, क्योंकि परिवार के मुताबिक ये पहले से तय था कि पैसे की रकम जो थी वो उधार वाली देनी थी और इसी को लेकर सूरज जो है उसके घर गया था, लेकिन उन्होंने
पहले से प्लानिंग की थी कि इसको मारेंगे पीटेंगे, और यही वजह थी कि उसके बाद उसकी हत्या, उसकी अस्पताल में जाकर मौत हो गई। लेकिन बड़ी गंभीर घटना है राजधानी दिल्ली के लिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बल्कि अभी 4 लोगों की धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। दीपक, शुक्रिया आपका। पटना में आई बाढ़ को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भी जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं। तेजस्वी ने पटना की बिगड़े हालात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया, उनका इस्तीफा भी मांगा। जनता जो है सब कुछ देख रही है। जनता जो है देख रही है कि किस प्रकार से जो है ये लोग जो जनता को इन्होंने धोखा दिया, जिस प्रकार से कुत्तों बिल्लू की तरह रंगने का काम कर रहे हैं, वो सारी जनता देखने का काम कर रही है। और वह मौका आएगा तो जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राहुल गांधी के कंबोडिया जाने पर सियासी घमासान मच गया। बताया गया कि राहुल गांधी 5 दिन के ध्यान शिविर के लिए कंबोडिया गए। लेकिन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राहुल की इस यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो गया और बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी जी बहुत समझदार आदमी है, उन्हें पता लग गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में रिजल्ट 0 ही आने वाला है, इसलिए वो अपना दौरे पे चले गए। वहीं कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए बीजेपी पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ऐसे चीजों में ही बात करते रहती है। अरे मुद्दे तो ये बनाओ, अनएम्प्लॉयमेंट दूर किए क्या, महंगाई दूर किए क्या। बेंगलुरु में एक लड़के को एक लड़की के कपड़ों पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। लड़की और उसके दोस्त ने टिप्पणी करने वाले लड़के को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि जिस भारतीय संस्कृति की वो दुहाई दे रहा है उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये नहीं पहन सकती है, ये कपड़ा नहीं पहन सकती है। नहीं। आप पढ़े लिखे हो? सर, आई एम एजुकेटेड, आई एम द प्रोफेशनल। यू आर इलिटरेट, बिकॉज ऑफ यू इंडिया इज गेटिंग डाउन। प्लीज वेयर द प्रॉपर ड्रेस कोड ऑफ इंडियन। So this is an improper dress code that she is wearing. Yes, I am absolutely telling. Please properly dress code for Indians. टीएमसी सांसद और एक्टर नुसरत जहां कोलकाता में दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने दुर्गा की पूजा की, ढोल भी बजाया। नुसरत जहां अपने पति के साथ कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बनाए गए एक पंडाल में पहुंची और कलाइयों में कंगन, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर लगाकर वो पूरी तरह किसी हिंदू परिवार की दुल्हन की तरह दुर्गा पूजा में शामिल हुई। उन्होंने पूजा के बाद जमकर डांस भी किया। इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ ढोल पर भी हाथ आजमाया। इससे पहले नुसरत जहां दुर्गा की पूजा में शामिल हुई और पूरी पूजा के दौरान सबसे आगे ही रही। पूजा के बाद नुसरत जहां उनके धार्मिक आयोजनों में शामिल होने पर सवाल उठाने वालों का जवाब देने से भी नहीं चूकी। Nobody is prepared for controversies. Nobody wants to be a part of the controversy. But I think I have my own way of portraying harmony towards all religions. हरियाणा के कैथल में बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम की चुनाव प्रचार के समय जुबान फिसल गई, उनकी फजीहत हो गई। बीजेपी उम्मीदवार लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के सामने चुनाव चिन्ह चश्मे का बटन दबाने को कहा, जो INLD का चुनाव चिन्ह है। इसके बाद वहां मौजूद लोग हंस पड़े, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे लीलाराम काफी सालों तक INLD पार्टी में ही थे और पहले INLD पार्टी के चुनाव चिन्ह चश्मे पर ही चुनाव जीते थे। आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया साथियों। 21 अक्टूबर को आप साथियों 36 बिरादरी के भाई अपना एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह ऐनक के सामने कमल के फूल का बटन दबा देंगे। मेरे जैसे पार्टी के सब छोटे से कार्यकर्ता कामयाब बनाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में लखनऊ से दिल्ली जा रही डबल डेकर ट्रेन की पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी कम थी और इस वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ट्रेन की पटरी से उतरने की जानकारी मिलते ही उसे रोक दिया गया, जिसके बाद सभी यात्री ट्रेन से बाहर आ गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री दहशत से भर गए। एकदम ट्रेन बहुत बुरी तरह हिलने लगी और इमरजेंसी ब्रेक लगाए जब रुकी, वरना तो अभी हादसा हो जाता।
बताया गया कि हादसा मुरादाबाद स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ, जहां खड़े लोगों ने इशारा कर ट्रेन के पहियों के पटरी से उतरने की जानकारी दी। लखनऊ से दिल्ली जा रही डबल डेकर आनंद विहार दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस है, जो जैसे ही मुरादाबाद यार्ड में घुसी, ठीक रेलवे स्टेशन से 2 या 3 किलोमीटर पहले ट्रेन डिरेल हो गई, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। सारे अपने पैसेंजर्स को बाकी कोचेस में शिफ्ट कर दिया है, तो अभी पहली प्रायोरिटी हम लोग की बाकी पैसेंजर्स को यहाँ से रवाना करने की। हालांकि फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भारत माता की जय नहीं बल्कि सोनिया माता की जय कहते हैं। हमारे सामने जब माँ का चित्र आता है, माता का चित्र आता है, तो हम जोर से बोलते हैं भारत माता की, ये बोलते हैं। और हमारे जो कांग्रेस के मित्रों के सामने जब माँ का विचार आता है, तो इनको कौन दिखता है? सोनिया माता दिखती, तो ये सोनिया माता की जय बोलने लग जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पूरा जोर लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज स्टार प्रचारकों का शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिसके तहत बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में 4 रैलियां करेंगे। पीएम की पहली रैली 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में होगी, जबकि दूसरी और तीसरी रैली 15 अक्टूबर को दादरी और थानेसर में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की चौथी रैली 18 अक्टूबर को हिसार में होगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 9 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को हरियाणा के कई जिलों में रैली करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 11 अक्टूबर को प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आईएसआई का नाम लेकर बीजेपी और बजरंग दल पर हमला बोला, जिस पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले दिग्विजय ने बीजेपी पर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपियों को बचाने का दावा किया था और आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए बीजेपी पर राष्ट्रवाद के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगा दिया था। और ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई के लिए पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें, इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इसी बयान पर बीजेपी भड़क गई। कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग अलगाववादियों के, आतंकवादियों के गोलू गवाह बन गए हैं, और ये अलगाववादियों और आतंकवादियों के जो गोलू गवाह हैं, उनकी शैतानी हरकतों पर पर्दा डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि यूपीए की सहयोगी आरजेडी ने दबी जबान में दिग्विजय का समर्थन कर दिया। किसी भी संगठन के लोग अगर उनकी इस प्रकार की हरकतें हैं जो कानून की नजर में जाहिर तौर पे से बड़ा अपराध नहीं हो सकता, तो वो अपना काम करे। पुणे की एक रैली में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन लगाने पर भी उठने वाली नहीं है। ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो कुछ हो जाएगा। याद रखो, कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है। ये वाहिद पार्टी है जिसका कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अपनी डूबती हुई जलती हुई किश्ती को छोड़कर पहले साहिल पर कूद गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में बसैया माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के घर के बाहर गाना गाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां पहुंचे जितेंद्र सिंह ने जल विभाग के अफसरों को फटकार लगाकर उनसे मामले में रिपोर्ट तलब की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार बढ़ेगा। उत्तराखंड के चमोली में सिखों की पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में मौसम के बदलने पर दिन में धूप और दोपहर के बाद बर्फबारी हो रही है। यूपी के भदोई में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बनाए गए दुर्गा मंदिर की तरह भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। राम मंदिर पर सीएम योगी की खुशखबरी वाले बयान के बाद राम मंदिर के निर्माण की मांग के लिए यूपी के प्रयागराज में मंगल कलश यात्रा निकाली गई। यूपी के गाजीपुर में जल जमाव से परेशान लोगों ने हाईवे जैम कर दिया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां से पानी नहीं निकाला, जिससे गुस्साए लोग हाईवे पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया।
लोगों ने हाईवे के बीचों बीच टायर जलाए। लोगों ने प्रशासन से जल्द गलियों में भरे पानी को निकलवाने की मांग की। हम लोग का मांग है कि अविलंब जो है सो इसका निराकरण हो, जल जमाव की निकासी इसको अस्थायी रूप से किया जाए। फिलहाल अभी पानी निकाला जाए। बताया गया कि करीब 1000 की आबादी वाले इलाके में पिछले कई दिनों से पानी भरा है, जिससे वहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी कई मकानों के सामने भी जमा हो गया। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। टिकट बंटवारे से खफा होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले अशोक तंवर अब खुलकर कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं। गुरुग्राम में निर्दलीय उम्मीदवार गजय सिंह कबलाना का समर्थन करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उसकी बुरी तरह से हार भी होगी। कांग्रेस के भी और हरियाणा के दुश्मनों को सबको सफाया होगा। वो बहुत गलत रहा है। ऐसी कांग्रेस हमने सोच करके आज से 25 से 26 साल पहले ज्वाइन नहीं करी थी। हमने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और ये जितने साथी जिन्होंने मेहनत करी है, मैं समझता हूँ कि इनको पार्टी देती तो पार्टी का ग्राफ भी बढ़ता, पार्टी का नंबर भी बढ़ता। अब ये सारे साथी जीत करके आएंगे और सरकार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने के मौके पर हेनान प्रांत के हलकों में फूलों की जबरदस्त सजावट की गई। चीन के सभी प्रांतों ने अलग अलग तरीके से कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया। लेकिन हाईकोव में ये जश्न रंग बिरंगे फूलों के साथ मनाया गया। वहाँ के एक पार्क में 50 से अधिक किस्मों के लगभग 3 लाख फूलों की सजावट की गई, जिसमें प्रांत की प्रसिद्ध जगहों, ऐतिहासिक घटनाओं और वहाँ के आम लोगों की जिंदगी को उकेरा गया। इस दौरान वहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कई लोग फूलों की इस कारीगरी को अपने फोन में भी रिकॉर्ड करते रहे। वहाँ आने वाले लोगों में महिलाएं, युवा और बच्चे भी शामिल थे। पार्क में फूलों की सजावट के साथ ही रोशनी का भी काफी इंतजाम किया गया। रात के वक्त फूलों के पास रंग बिरंगी रोशनी की गई और पार्क के आसपास की इमारतों को भी रोशनी से सजाया गया। तेलंगाना की गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देते हुए ओवैसी भाइयों को गद्दार करार दिया। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी को आरएसएस में शामिल होने का न्योता दिया ताकि वो देशभक्ति समझ सके। ओवैसी जैसे देश के गद्दार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो और अनेकों प्रकार का कमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किया जाता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और उसके बागी यानी देशद्रोही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूँगा कि तुम लोगों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आज सम्मिलित होने की आवश्यकता है, ज्वाइन होने की आवश्यकता है। तब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में देश के प्रति भावना जगेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। ओवैसी ने पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना और बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। जब से बीजेपी पावर में आई है मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। जब से बीजेपी पावर में आई है एक मंसूबाबंद तरीके से मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। इतनी नफरत बीजेपी और शिवसेना ने पूरे भारत में फैला दी है। हाउडी मोदी में मोदी साहब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड। व्हाट इज गुड? व्हाट हैव यू डन टू दिस ग्रेट कंट्री? ऐसे क्या हो गया हमारे? दशहरे के दिन देश के सबसे बड़े और महंगे रावण के पुतले को चंडीगढ़ में जलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 221 फीट लंबे रावण के इस पुतले को बनाने में 3000 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया। 30 लाख रुपए में तैयार हुए इस पुतले को 40 लोगों की टीम ने 6 महीने में बनाया। करीब 20 मंजिला इमारत जितने ऊंचे इस पुतले की मूछें 25 फीट लंबी, जबकि उसका मुकुट 60 फीट और तलवार 55 फीट लंबी। रावण के इस पुतले में इको फ्रेंडली पटाखे लगाए गए हैं जो साधारण पटाखों के मुकाबले 80% कम प्रदूषण फैलाएंगे। यही नहीं, इस पुतले पर तेज बारिश का भी कोई असर नहीं होगा और पानी में भीगने के बाद भी इसे जलाया जा सकेगा। इस भारी भरकम पुतले को कई मशीनों की मदद से 150 लोगों ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खड़ा किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के कई विमानों को शामिल किया गया और इन विमानों ने आसमान में उड़ान भरकर कई करतब दिखाए।
इसके अलावा लड़ाकू विमानों ने आसमान से बम गिराकर अपनी ताकत भी दिखाई। इसके बाद वायुसेना के जवानों ने पैराशूट की मदद से हवा में करतब दिखाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। हिंडन का एयरबेस जो है भारतीय वायुसेना दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप देख सकते हैं टारमेक में एक लाइन से जो है जो भारतीय वायुसेना के कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र और ताकत जो है वो लगी हुई है। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में पहली बार वायुसेना के जवानों की ओर से मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। इस दौरान गरुड़ कमांडोज ने किसी भी खतरे को भांपते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख को कैसे उस जगह से सही सलामत बाहर निकाला, उसका ड्रिल भी किया गया। 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी। अहमदाबाद में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और बारिश की वजह से कई जगह गरबे और डांस का कार्यक्रम रद्द किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईबी की टीम ने 850 किलो गांजे की एक खेप पकड़ी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के समय पुलिस की गोली से रागिनी गायिका सुषमा की हत्या के आरोपी 2 बदमाश घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने अपनी मर्जी से शादी के बाद घर लौटी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी नेता के परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें बीजेपी पार्षद समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के सूरत में दुर्गा पूजा पंडाल में एक साथ 35,000 लोगों ने हाथ में दिया लेकर दुर्गा की महाआरती की। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 13 बुलेट समेत चोरी की 45 बाइक जब्त की। मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी अस्पताल से एक नवजात बच्चा चोरी होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिवार को दूसरे आदमी का बच्चा दे दिया, जिसके बाद दूसरे बच्चे के परिजनों ने हंगामा किया। राजस्थान के टोंक में बनास नदी के उफान में बाइक समेत एक लड़के के बहने के बाद गोताखोरों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के जन्मदिन की पार्टी में लोगों ने जमकर फायरिंग की। जिस वक्त कांग्रेस नेता अपने जन्मदिन का केक काट रहे थे, उसी वक्त उनके पीछे खड़े लोगों ने एक के बाद एक कई फायर किए। अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो किसी की जान भी जा सकती थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसके चार्जिंग से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए बदलाव के मुताबिक शहरों में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जबकि हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन होगा। नए बदलाव के बाद देश में चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर 2 चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्यों की राजधानियों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। भारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं घरों और ऑफिस में भी निजी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली के पास नोएडा में मुआवजे की मांग पर किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। किसानों का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों ने अपनी एकता दिखाने के लिए नारेबाजी भी की। इस महापंचायत में कई गांव से आए किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी के लिए अपनी जमीन देकर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सभी किसानों को उसका जो प्लॉट 5% देते हैं वो 10% मिलना चाहिए सभी किसानों को। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर अथॉरिटी उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करेगी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में महाअष्टमी के मौके पर सितारों की महफिल सजी, जिसमें काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची, जबकि रानी मुखर्जी, फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी के अलावा सुमोना चक्रवर्ती भी दुर्गा पंडाल में पहुंची और दुर्गा की प्रतिमा के सामने धुनुची डांस भी किया। केरल की कोशीककोड में पिछले 14 सालों के समय एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में उसी परिवार की एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 2002 से 2016 के बीच मर चुके सभी 6 लोगों के शव कब्र से खोदकर बाहर निकाला। इसके बाद 2 महीने तक चली गहन जांच के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 47 साल की जॉली थॉमस नाम की महिला को गिरफ्तार भी किया। जॉली थॉमस इसी परिवार के सदस्य रॉय थॉमस की पत्नी है, जिनकी साल 2011 में मौत हुई थी।
भारत को अपना पहला राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाला है, जिसको लेने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पेरिस के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दशहरे के मौके पर मिलने वाले राफेल विमान को लेने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस में शस्त्र पूजन करेंगे। दावा किया गया है कि राजनाथ सिंह हर साल सशस्त्र पूजा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगे। राफेल विमान के परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए कई भारतीय वायुसेना के पायलट भी फ्रांस में मौजूद हैं, जो राफेल पर 1500 घंटे की उड़ान और परीक्षण के बाद भारत में इस लड़ाकू विमान को उड़ाएंगे। पंजाब तरनतारन धमाका मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की जांच में सामने आया कि आतंकी अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाना चाहते थे। आतंकी सुखबीर सिंह बादल के अमृतसर दौरे के वक्त उन पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। तरनतारन में 4 सितंबर को धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए 4 सितंबर को ये धमाका हुआ था और जब ये धमाका हुआ था तब से ये पूरा मामला काफी संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि एक खाली प्लॉट था जहां पर जमीन की खुदाई के दौरान अचानक ही धमाका होता है और खुदाई कर रहे 3 में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि ये खालिस्तानी आतंकियों से लिंक जुड़े हुए हैं और ये लोग विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर बॉम्ब बनाकर उसको जमीन में छुपा कर रख चुके थे और फिर जब इन बमों को बाहर निकाला जा रहा था तब उस दौरान खुदाई में धमाका हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, उसके बाद 7 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पंजाब पुलिस को जानकारी दी कि वो पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमला करने की साजिश कर रहे थे और इसी वजह से उन लोगों ने बम तैयार किए थे। आपको याद होगा 2015 और 2016 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती के मामले हुए थे पंजाब में, जिसके बाद सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई थी। उस दौरान पंजाब के डिप्टी सीएम थे सुखबीर बादल, गृह मंत्रालय भी पंजाब का उनके पास था। इसी वजह से सुखबीर बादल को जिम्मेदार मानते हुए उनको टारगेट करने की तैयारी है। की बेइज्जती के मामले को लेकर और कई मामले थे जिस वजह से उनको निशाना बनाने की योजना थी। शुक्रिया मोहित आपका। बिहार के दानापुर में पेट्रोल से भरे एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मचा। पेट्रोल से भरे टैंकर को वहां बने पेट्रोल टैंक में खाली किया जा रहा था, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। पेट्रोल टैंकर में आग लगने की खबर मिलने के बाद वहां पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद टैंकर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन आग की चपेट में आने से टैंकर का पूरा पेट्रोल और आसपास का सामान भी जल गया। कपड़ा लता, जूता, मोबाइल, गाड़ी का कागज, फाइल, चादर, कम्बल सब खत्म। गनीमत रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली महिलाओं पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार जारी है। इसका एक वीडियो बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ बलोच ने जारी किया, जिनमें पाकिस्तान सेना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें खींचकर ले जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसी के घर के बाहर लूटपाट कर दी। जिस वक्त ये घटना हुई वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदमाश बेखौफ होकर अकेली महिला से लूटपाट कर आराम से वहां से भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ दिखा कि एक महिला स्कूटर से अपने घर के बाहर पहुंची ही थी कि उसका पीछा करते हुए 2 बाइक सवार बदमाश भी उसके पास पहुंचे और एक बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास चला गया, जबकि दूसरे बदमाश ने बाइक मोड़ दी। जबकि एक बदमाश महिला के पास चला गया और खतरे का अंदाजा लगते ही महिला ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद कुछ देर तक महिला ने भी बदमाश का सामना किया। लेकिन इसी बीच बाइक चला रहा बदमाश भी बाइक से उतरा और बंदूक निकालकर महिला को दिखाने लगा, जिसके बाद महिला ने इन बदमाशों का विरोध नहीं किया और दोनों आराम से महिला के गले में पहनी हुई चेन छीनकर वहां से भाग गए। महिला का शोर सुनकर एक लड़का भी मकान से बाहर निकला, लेकिन महिला ने तुरंत जाकर उसे बाहर निकलने से रोका और दोनों मकान के अंदर चले गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से इन बदमाशों की तलाश तेज कर दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि राज्य में कांग्रेस को 46 सीटें मिलेंगी और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से जोश है कार्यकर्ताओं में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 90 में से कितनी सीटें? देखिए, बहुमत आएगा कांग्रेस पार्टी का। बहुमत समझो 46 से ऊपर बहुमत शुरू हो जाता है।
बहुमत आएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने चुनावी माहौल में राहुल गांधी के विदेश जाने और अशोक तंवर के कांग्रेस छोड़ने पर उठे सवाल का भी जवाब दिया। कोई इनफाइटिंग नहीं है पार्टी में, बाकी इस्तीफा देना ये तो व्यक्तिगत फैसले हैं, जो कर मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं ये तो मेरी मर्जी है। लेकिन ये जरूरी होता है ना कि चुनाव से पहले पार्टी एकजुट रहे। सब एकजुट है, पार्टी एकजुट है। कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, मैं CLP लीडर हूँ और हमारे साथी एकजुट हैं। आप उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुहार करेंगे? नहीं, मैं ना किसी को देने की करता ना लेने की करता हूँ। जब भी इस तरह का कोई क्रूशियल चुनाव होने वाला होता है, राहुल गांधी लापता हो जाते हैं। खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी आज के वक्त, जबकि चुनाव में बस चंद दिनों का वक्त रह गया है, वो या तो बैंकॉक में है या वो कंबोडिया में है। तो आपको नहीं लगता है कि एक बड़े नेता जिनकी ज़रूरत वहाँ पे इस वक्त होगी, हरियाणा में होनी चाहिए, वो सब तो विदेश घूम रहे हैं? मेरे को पता नहीं, अभी तो आपको भी नहीं बताया उन्होंने? नहीं, मेरे को मेरा अभी तो यहीं थे वो। अब आप कहीं से खबर ला रहे हैं, मेरे को पता मालूम नहीं। वो तो उनका कार्यक्रम है, जब कार्यक्रम बनेगा चुनाव में भी आएंगे। पर आप चाहते हैं कि उनको इस वक्त यहाँ रहना चाहिए था चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान यहीं रहेंगे। अभी काम शुरू होगा जब यहीं होंगे, जहाँ से भी उनका वो आएगा कार्यक्रम बनेगा उनका। हरियाणा में नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सिद्धू की मर्जी है कि वो प्रचार करने आए या नहीं आए। हमने पिछले चुनाव में देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, कई जगह पे जाकर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इस बार हरियाणा के स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं है तो उनसे कुछ। आप नहीं चाहते कि प्रचार करें? नहीं, वो यूपी के उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है पंजाब से, वहाँ से उनको लेके नहीं आ रहे। मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आ सकते हैं सिद्धू, क्या अच्छा बोलते हैं। आप चाहेंगे वो आए? आ जाए। पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी भरने से परेशान लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अभी भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे परेशान लोगों ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जैम लगा दिया और फिर सड़कों पर टायर जलाकर आगजनी करनी शुरू कर दी। जबकि सरकार और प्रशासन से खफा लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। पटना में 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी भी लोगों के घरों के बाहर सड़कों पर पानी भरा है, जिससे लोग परेशान हैं। नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा पर ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि पाकिस्तान के एक बैंक को भी टेरर फंडिंग के मामले में फटकार लगाई गई। रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है, उनसे पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा और बढ़ गया है। अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक रूप से परेशान पाकिस्तान पर कंगाल होने का खतरा और बढ़ जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राजनीति भी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाले बयान का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समर्थन किया। और इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद देश भर के राम भक्तों की इच्छा पूरी होने की उम्मीद जता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसका संकेत तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। 17 अक्टूबर तक का सुनवाई पूरी हो रही है। रामलला का भव्य मंदिर जो हर राम भक्त की प्रतीक्षा है, वो समाप्त होने वाली है। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने भी राम मंदिर जल्द बनाने की वकालत की। हर पक्ष विपक्ष को सद्भावना प्रेम बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देश में पूरा हिंदू मोहम्मदन इतना प्रेम से सबको नींद आ रही है, तो उससे इतना विश्वास बन ही चुका है कि हाँ काम हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर पर बयानबाजी पर ऐतराज जाहिर करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। तो जब ये पूरा तय हो चुका है कि जो अदालत फैसला करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, वो गवर्नमेंट भी मानेगी, मुसलमान भी मानेंगे, तो अब बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है, तो बिल्कुल उससे माहौल खराब खामखा होंगे। ताजमहल का दीदार करना महंगा होने वाला है, क्योंकि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टिकटों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है और वहां से मंजूरी मिलते ही आगरा में ताजमहल समेत 5 ऐतिहासिक स्मारकों के टिकट महंगे हो सकते हैं। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक स्मारकों को देखने के लिए टिकट के दाम 15 से 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं। अभी इन स्मारकों के लिए जो टिकट बेचे जाते हैं, उनकी कीमत का कुछ हिस्सा पुरातत्व विभाग को मिलता है और कुछ हिस्सा आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिलता है। बताया गया कि अभी तक टिकटों की कीमत का बड़ा हिस्सा पुरातत्व विभाग को मिलता रहा है।
लेकिन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टिकट के दाम बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है, उसके बाद टिकट की कीमत दोनों संस्थाओं में बराबर बांटी जाएगी। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लोगों को ताजमहल देखने के लिए 80 रुपए देने होंगे। पटना के पास दानापुर में पुनपुन नदी का जलस्तर घटने के बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। पुनपुन नदी का जलस्तर कम होकर भी खतरे के निशान के ऊपर ही है, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ का पानी निकल नहीं रहा और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। एक आदमी अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर पानी को पार करता दिखा। बाढ़ में फंसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। घर में पानी घुसा हुआ है, लाइन नहीं है, पानी का भी दिक्कत है। वहीं प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। प्रभावित लोग हैं, अधिकतर उन लोगों को हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिए हैं और जगह जगह कम्युनिटी किचन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। बताया गया कि बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत कर लौट रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जिस विमान में सवार थे उसमें कोई खराबी नहीं आई। पाकिस्तान की एक मैगजीन फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान के भाषण से गुस्साए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विमान को वापस बुला लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने से पहले इमरान खान सऊदी अरब गए थे और सऊदी क्राउन प्रिंस ने उन्हें मेहमान के तौर पर अपना विशेष विमान आगे की यात्रा के लिए दिया था। लेकिन इमरान खान के लौटते वक्त विमान में तकनीकी कमी बताकर विमान को वापस बुला लिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक कमर्शियल विमान से पाकिस्तान लौटे थे। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में एक बाइक रैली पंजाब के करनाल के लिए रवाना हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल 550 बाइक सवार भाईचारे और पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से करनाल के लिए निकले। सरबत दा भला नाम से निकाली गई इस बाइक रैली में युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हुए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और एसएडी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बाइक रैली के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गुरु नानक देव का संदेश पहुंचाने की उम्मीद जताई। गुरु नानक देव जी 550 साल पहले से ही कहते आए हैं कि इन सबको बचाना है। वायु आपका गुरु है, जल आपका पिता है, धरती आपकी माता है। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी नेता और उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। वहां बीजेपी पार्षद रविंद्र खरात के घर पर कुछ लोगों ने हमला बोला, फायरिंग शुरू कर दी। हमले में बीजेपी पार्षद समेत उनके परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने चाकू पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। हमले को अंजाम देकर सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। पटना में गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी। पटना के डीएम ने एक रिपोर्ट जारी कर आदेश दिया कि इस बार गंगा में मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा। इसके लिए अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। यूपी की बरेली में हो रही रामलीला में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने फूल और गुलाल की जमकर होली खेली। गुजरात के बारडोली में राजपूत करणी सेना के तलवार रास कार्यक्रम में बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों ने अपने हाथ आजमाए। वाराणसी की दुर्गा पूजा पंडाल में इलेक्ट्रॉनिक सजावट और डिजिटल इंडिया की थीम दिखाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कोलकाता के दमदम पूजा पंडाल को 2091 के पर्यावरण मुद्दों की थीम के आधार पर बनाया गया, जिसको देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के भिंड में पावई मंदिर में यज्ञ में शामिल 101 पंडितों को दक्षिणा में हेलमेट बांटे गए। असम के डिब्रूगढ़ में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वसूली न देने पर व्यापारी को गोली मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बाजार में उनका जुलूस निकलवाया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बताया गया कि पकड़े गए बदमाश रागिनी गायिका सुषमा की हत्या के आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक गायिका सुषमा के पार्टनर ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी। ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसे हमारा थाना प्रभारी थाना बीटा 2 की टीम ने और स्टार 2 टीम ने वर्कआउट किया है। 2 अभियुक्त इसमें जो शूटर थे जिन्होंने हत्या की थी वो गिरफ्तार हुए हैं पुलिस मुठभेड़ में। दोनों को बुलेट इंजरी से वो घायल हुए हैं और 4 अभियुक्त और गिरफ्तार हुए हैं जो कि इसकी प्लानिंग करने वालों में थे।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जैश से जुड़े इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पिस्तौल और कई गोलियां भी बरामद की गयी। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी किसी बड़ी साजिश की फिराक में था। ज्वाइंट नाका में जो है इसको जो है पकड़ा और वो ये जो रिकवरी हुई है उससे ये लगता है कि जो है he was going to commit some kind of a cop killing, जिसे पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने नाकाम कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी भरने से परेशान लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अभी भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे परेशान लोगों ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जैम लगा दिया और फिर सड़कों पर टायर जलाकर आगजनी करनी शुरू कर दी। जबकि सरकार और प्रशासन से खफा लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। पटना में 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी भी लोगों के घरों के बाहर सड़कों पर पानी भरा।